अब हम बात करते हैं आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आय व्यय खाते के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है यह उपार्जन अवधारणा पर या उपार्जन आधार पर कार्य करता है। क्या होता है उपार्जन शब्द का मतलब? उपार्जन शब्द का मतलब ये होता है कि चालू वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा रखना है, यानी गत वर्ष की इनकम, नेक्स्ट ईयर की इनकम, या गत वर्ष के खर्चे या नेक्स्ट ईयर के खर्चे कभी भी आय व्यय खाते में नहीं आएंगे। प्राप्ति भुगतान में लेते थे, कहा था ना मैंने, प्राप्ति भुगतान में अगर चालू वर्ष में प्राप्त किया गया है या चालू वर्ष में भुगतान किया गया है, चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, प्राप्ति भुगतान खाते में आ जाएगा, लेकिन आय व्यय खाते में नहीं आएगा। आय व्यय खाते में केवल और केवल उसी वर्ष से संबंधित आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आय व्यय खाते में उसी वर्ष से संबंधित तो आना ही है, लेकिन इनके लिए चाहे नगद भुगतान या नगद प्राप्ति हो तब भी आएगा, और ये लेन देन यदि उधार है तब भी क्या आएगा, आय व्यय खाते में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं लाभ हानि खाते के समान। जैसा कि व्यापारिक संस्थाओं में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आय व्यय खाता बनाया जाता है। यानी डेबिट पक्ष में जितने भी खर्च है उनको दर्शाया जाएगा, और क्रेडिट पक्ष में जितने भी इनकम है, जितने भी आय है, उन राशियों को जो है आय व्यय खाते में दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि केवल आयगत प्रकृति के मदों का लेखा किया जाता है। आयगत प्रकृति के मदों का लेखा यानी सिर्फ और सिर्फ खर्चों और आय को दर्शाया जाएगा। किसी भी प्रकार की पूंजीगत मद है, यानी संपत्ति का क्रय विक्रय, किसी प्रकार दायित्वों से राशि प्राप्त करना, उनको भुगतान करना, ये मदें आपकी आय व्यय खाते के अंतर्गत जो है प्रदर्शित नहीं की जानी है। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, रोकड़ी तथा गैर रोकड़ी दोनों प्रकार की मदों का लेखा। जब हमने बात की थी प्राप्ति भुगतान खाते की, तो हमने पढ़ा था प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ और सिर्फ रोकड़ी मदें आती है, यानी जिनके लिए नगद का भुगतान नहीं किया जाता है वे राशियां प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं आएगी, लेकिन आय व्यय में आएगी। रोकड़ी मदें भी आती है और गैर रोकड़ी मदें भी लिखी जाती है। अब बात करें भाई आय व्यय खाते में कौन कौन सी मदें आएगी। पढ़ तो लिया, उपार्जन अवधारणा पर चलता है, रोकड़ी मद आएगी, गैर रोकड़ी मद आएगी। तो कहां कौन सी राशि लिखी जाएगी? पहले बात करता हूं नाम पक्ष यानी डेबिट साइड की। तो डेबिट शेष में जितने भी व्यय और हानियां हैं उन्हें लिखा जाएगा। तो क्रेडिट पक्ष में क्या लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा आय तथा लाभ की राशियों को जो है प्रदर्शित किया जाना है। और क्या आ जाएगा इसके पश्चात? यदि नाम शेष है, नाम शेष से आशय नाम पक्ष का जो टोटल है जमा पक्ष की टोटल से ज्यादा है। नाम पक्ष यानी खर्च, व्यय जो है आपकी जमा यानी इनकम से ज्यादा है। और सीधी सीधी बात है, अगर व्यय ज्यादा है, खर्च ज्यादा है, तो यह कौन सी कंडीशन कहलाएगी? यह कंडीशन कहलाती है न्यूनता यानी घाटे की कंडीशन, डेफिसिट कहा जाता है। जबकि यदि क्रेडिट पक्ष का टोटल ज्यादा है, जमा शेष है, यानी आय जो है व्ययों से अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम सरप्लस कहेंगे, अधिशेष कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो भी आपका आय व्यय खाते का शेष आता है, चाहे जमा शेष हो यानी अधिशेष जिसे हम सरप्लस कहते हैं, चाहे नाम शेष हो जिसे हम डेबिट शेष के नाम से जानेंगे, इन राशियों को कहां हस्तांतरित किया जाता है? भाई तुलन पत्र में यानी बैलेंस शीट में। और कहां पर हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी निधि में क्या करेंगे? इन राशियों को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका आय और व्यय खाते में जो जरूरी बातें हैं वो इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर क्या क्या है। जो परिवर्तन आते हैं दोनों में उन पर एक टिप्पणी देखते हैं। कैसे?
सबसे पहली चीज जो आय व्यय खाता है वह आय व्यय खाते के समान, जैसा कि हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल वैसा ही हूबहू लगभग वैसा ही ये खाता बनाया जाता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में क्या पढ़ा मैंने? प्राप्ति भुगतान खाते में बताया है यह रोकड़ बही का सारांश होता है। आय व्यय खाते के अंतर्गत केवल और केवल आयगत मदों का लेखा होता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में आयगत मदें भी आएगी, पूंजीगत मदें भी आएगी, दोनों प्रकार की मदों का जो है लेखा रखा जाता है। फिर बात करते हैं आय व्यय खाते में सिर्फ और सिर्फ संबंधित आय और व्यय जो करंट ईयर से रिलेट करती हो उन्हीं मदों का लेखा किया जाता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में भाई प्राप्त चालू वर्ष में होना चाहिए, चाहे वे गत वर्ष से संबंधित हो चाहे वे नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो। लिखा है ना, चालू वर्ष में प्राप्त या भुगतान की गई राशियां चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो। फिर आ जाते हैं जो गैर रोकड़ी मदें हैं, हाश आदि भी आय व्यय खाते में शामिल होती है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में स्पष्ट रूप से समझा है हमने, सिर्फ और सिर्फ रोकड़ी मदें आएगी जिनके लिए या तो नगद प्राप्त की गई है अथवा जिनके लिए जो है नगद का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आय व्यय खाते के जमा पक्ष में क्या आएगी? जितनी भी आय है या जो लाभ की राशियां हैं वो जमा पक्ष में आएगी। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते के जमा पक्ष में क्या आएगा? जितने भी नगद भुगतान किए गए हैं उन राशियों को जो है जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा। अब बात करते हैं नाम पक्ष की। तो आय व्यय खाते के नाम पक्ष में व्यय और हानियों का लेखा होगा, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते के नाम पक्ष में जितनी भी नगद प्राप्तियां की गई है उन सभी का ब्यौरा जो है लिखा जाएगा। आय व्यय खाते का किसी प्रकार का प्रारंभिक शेष नहीं होता है, क्योंकि जब हमने आय व्यय खाता पढ़ा था तब जानकारी ली थी इनका जो शेष है वो तुलन पत्र में पूंजी निधि में हस्तांतरित होता है। तो किसी प्रकार का प्रारंभिक शेष नहीं होता, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते का रोकड़ शेष, बैंक शेष या बैंक अधिविकर्ष शेष भी हो सकता है। फिर बात करते हैं आय व्यय खाते का अंतिम शेष क्या कहलाएगा? आय व्यय खाते का अंतिम शेष जो है आधिक्य यानी सरप्लस, घाटा यानी न्यूनता या डेफिसिट कहलाता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष रोकड़ शेष, बैंक शेष अथवा बैंक अधिविकर्ष भी हो सकता है। धन्यवाद।